हेलो, वेलकम अगेन। हाँ जी बेटा, हम सभी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता ही है, हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के कॉन्टीन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट मानसा। और कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। जल्दी से ज्वाइन कीजिए बेटा, बहुत जेन्युइन प्राइस पे जस्ट 45 डेज़ में हम आपको नीट की प्रेपरेशन करवा देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू फिजिक्स क्वेश्चंस, नेक्स्ट फिजिक्स क्वेश्चंस। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू masses ma and mb move with the velocity va and vb in the opposite direction collide elastically। इलास्टिकली मतलब कोलाइड करके वो वापस से चली गई, सेपरेट होगी। आफ्टर दैट द मास एम ए एम वी मूव्स विद द वेलोसिटी वी ए वी बी वी ए रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, क्वेश्चन को समझिए पहले। कहते टू बॉडीज़ हैं जिनका मास एम ए और एम बी है, वो वेलोसिटी वी ए और वी बी से मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, जब वो आप आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, तो उनकी जो वेलोसिटीज़ थी एक्सचेंज हो गई। मतलब जो वी ए वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी उसकी वी बी हो गई, जो वी वी के साथ कर रही थी वो उसकी वी ए होगी। तो हमने एम ए अपॉन एम बी मतलब इन दोनों की रेशो निकालनी है कि कितनी होगी। हाँ जी बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने इजीली 9th में किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब भी दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो हम क्या जस्टिफिकेशन करते हैं कि जो उनका बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट विल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला जाता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो ये अगर u1 की वैल्यू va है तो v1 की वैल्यू vb होगी, मतलब उससे उल्टा होगी। आपने ये लेके चलना है। ठीक है, तो ma मेरे पास ma है, u1 मेरे पास क्या है va, m2 mb, इसका vb। अब ये चेंज हो गया, इसका ma vb प्लस mb va। ए वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, बी वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, तो एम ए अपॉन एम बी आपके पास क्या आ जाएगा 1। सो इट्स आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स अपॉन अ टाइम। ठीक है, दैट इज इक्वेशन आपको दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्केयर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसके डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी। सो दिस इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करके मेरे पास क्या आएगा 3t2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, क्योंकि डेल्टा अकेला है वो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो हो जाएगा। इनिशियल का मतलब जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो है, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये दोनों फैक्टर्स ज़ीरो हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई गामा। सेम इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये आपके पास आ गई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी। अब इसके डिफ्रेंशिएशन कर दो, 60 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इनिशियल बताना है, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया तो 2 बीटा। ठीक है, दोनों की रेशो आ गई 2 बीटा अपॉन गामा। तो अगर इन दोनों फैक्टर से देखो तो ये इनकी जो रेशो है किस किस पे डिपेंड कर रही है, बीटा एंड गामा पे डिपेंड कर रही है। सो इट्स आंसर इज ओनली ऑन बीटा एंड गामा। ठीक है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वर्क डन बाय द सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज। हाँ जी, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो रही है। कंप्लीट ऑक्सीलेशन का मतलब घूम के या टू एंड फ्रो मूव करके कोई भी चीज़ है, जैसे पेंडुलम है, सेम पाथ फॉलो करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, तो जैसे पेंडुलम मूव करता है तो इसका मतलब क्या है, जो पेंडुलम है वो अपनी जो मेन पोजीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से
बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है, मतलब वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है टाइम एंड अगेन। तो अगर वो सेम पोजीशन पे आ रहा है तो सेम एक वाइब्रेशन में, मतलब एक ऑक्सीलेशन में जो उसकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, सो हेयर इन दिस केस वर्क इज़ ज़ीरो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द साउंड वेव इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू दिस, देन वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज़। हाँ जी, तो मैंने वैसे आपको पहले ही बोला था, जब ऐसी इक्वेशंस दी होती हैं तो आपको उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके मैक्सिमम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सारे का सारा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप जब टर्म्स को कंपेयर करते हो तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसके टर्म्स देख लो, ए हमारे पास एम्पलीट्यूड है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, टी हमारे कैपिटल टी हमारे पास पीरियडिक टाइम है। ठीक है, जैसे स्मॉल टी जो दिया हुआ है इस इक्वेशन में होता है, तो वो क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। इस इक्वेशन को आप उससे कंपेयर करो जो आपके पास है गिवन इक्वेशन है, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा फ्रॉम दिस एंड दिस, क्योंकि 2 पाई को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो उस ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 62.8x के, क्योंकि इक्वेशन में आपको गिवन है ये चीज़। ठीक है, एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाली से कंपेयर करना है, टी वाली को टी वाली से करते होते हैं। तो इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हमने दूसरी वाली चीज़ कंपेयर क्यों नहीं की, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, जितना हमें नेसेसरी है, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो दैट्स इट, जितना सॉल्व करना है उन्होंने रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.1, वेवलेंथ ही निकालनी थी, 0.1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास 250 grams मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड विद इन 5 सेंटीमीटर ऑफ द टारगेट, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट इज। कहते हैं एक बुलेट है जिसका मास 250 ग्राम्स है, वो 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, तो वो टारगेट तक पहुंच के 5 सेंटीमीटर तक ही वो रुक जाती है। तो हमने एवरेज रेजिस्टेंस निकालनी है कि टारगेट ने कितनी ऑफर की उसको कि वो इतनी जल्दी रुक गई। ठीक है हाँ जी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस की हुई हैं आपने सभी ने, तो इसमें क्या इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल पे वो रुक गई, इनिशियल उसकी कुछ ना कुछ थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन लग जाएगी इजीली। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 200 है। तो जो हमारे पास हमने एक्सेलरेशन तो वो निकालनी है पहले, क्योंकि हमने फोर्स निकालनी है, रिटार्डेशन रेजिस्टेंस फोर्स। तो जो होता है उसका फॉर्मूला है फिजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 0.05 मीटर्स। ठीक है, तो 0.05 इसको सॉल्व करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए आ गई तो रेजिस्टेंस ऑफर निकाल लोगे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। जब उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 kN। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता कभी भी मैसेज कर सकते हो, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू, कंप्लीटली सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड B naught due to the current carrying circular loop of radius 12 सेंटीमीटर at its center is this। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इतना है 0.50 इंटू 10⁻⁻⁴ t टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लूप की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जब 5 सेंटीमीटर होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पे निकालना है। हाँ जी, तो अगर हम इसमें देखें, इसमें एक डायग्राम आती है बेटा, आपकी बुक्स में भी बनी हुई है अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़। तो ये आपके पास लूप है जैसे,
ठीक है। लूप टॉप है, इसके सेंटर से इसको ए मान लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस आर, ये एक्स। तो इसमें जो ये एंगल है दिस इज़ 5। तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, कॉस फाई एंड साइन फाई। ठीक है जी। तो आपके पास ये चीज़ गिवन है, ये आपके पास आ गया एक्स डैश, ठीक है। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है लूप के लिए वो क्या है, म्यू नॉट एन आई ए स्केयर अपॉन 2 a² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। ठीक है। अब हम अगर सेंटर की बात करें, सेंटर में निकालना है जो, तो कॉइल के सेंटर में जो x की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है, वो पुट कर दो। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी B1 की वैल्यू वो क्या आ गई, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो जस्ट जो a वाला फैक्टर था वो ख़त्म हो गया, तो इसकी वैल्यू 2a आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे उसके बाद जो भी कैंसिल होगा, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये वाली हो गई, ये दोनों हो गई, ठीक है। तो इनको कैंसिल कर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो उसको कैंसिल करके बाकी जो टर्म्स आपके पास रह गई उसकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, वो आप इसमें पुट कर दो। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 3.9 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने ये सॉल्व करवा ही दिया, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी रहेगी। तो जो अगर किसी बच्चे को वैल्यूज़ पुट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी वैल्यू किसकी है, तो आप इजीली पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम ऑफ लॉजिक सर्किट इज़ गिवन बाय। हाँ जी, आपको ये डायग्राम दी हुई है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो टू इसमें तो और गेट्स हैं, जो ये वाले दोनों हैं ये और गेट्स हैं, और ये वाला एंड गेट है, ठीक है। आउटपुट निकालनी आती है अगर आपको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे और गेट्स हैं उसकी जो आउटपुट होती है वो इनको ऐड करके होती है, और जो इसकी आउटपुट होती है वो डॉट करके होती है। दैट मीन्स इसमें डॉट किसका आएगा, W+X डॉट W+Y, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। लो हम करें, अब इसकी आउटपुट जो एंड में आएगी तो वो क्या आएगी, W+X W+Y। तो क्या हो गया, जैसे सिंपल आप करते हो मैथमेटिक्स XY, ठीक है। तो इसमें से और इसमें से W कॉमन ले लिया, 1+Y, X कॉमन ले लिया, ठीक है। सॉरी, इसको तो ऐसे ही रखो, कॉमन लेने से कोई पर्पस तो बनेगा नहीं। तो XW+XY, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या सॉल्व हुआ, ये वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या बन गया, W+WX+XY, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया, क्योंकि अब इसमें क्या है, W+WX+XY बन गया। अब इन दोनों में से W कॉमन ले लो, 1+XY। तो अगेन जो हमारे पास इसका नेट रिज़ल्ट बन गया, क्योंकि ये तो कोई इनपुट होते नहीं ना, तो क्या बन गया, W+XY। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई उसकी, W+XY दैट इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फॉर एन NPN ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट is 10 milliampere if 90% of the electrons emitted each the collector then। हाँ जी, कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर है हमारे पास, जो कलेक्टर करंट है वो 10 मिलियम्पियर है। तो कहते हैं अगर 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं emitted reaches द कलेक्टर, जो 90% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं,
तो हमारे पास क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे आपने बताना है। तो हाँ जी, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? पहली बात तो जो एमीटर करंट होता है दैट इज़ अ सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो इन्होंने बोल क्या दिया कि जो 90% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंच गए। तो हमारे पास क्या होगा एम्पलीफिकेशन फैक्टर? आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ठीक है, बेस को इसमें कांस्टेंट रखेंगे। तो अब इसके पास जो हमारे पास डेल्टा ई आई ई की वैल्यू है वो क्या हो गई, रीअरेंज करके आई सी अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.9 है। क्यों? इन्होंने बोल दिया ना कि 90% जा रहे हैं। तो पिच इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ गया? 11 मिली एम्पीयर। दिस इज़ योर आंसर। बेस करंट है ये। बेस करंट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका? अगर इसको सॉल्व कर सॉरी अमीटर करंट है ये हमारे पास। जो अमीटर करंट है वो कितना आ जाएगा? 1.1 मिली एम्पियर्स। ठीक है, सॉरी हमने निकालना क्या था? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या निकालना है? इफ़ द 90% कलेक्टर रिच इज़ द कलेक्टर देन क्या होगा? अच्छा, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी। तो हमारे पास जो आई ई की वैल्यू है वो क्या आएगी? उसको सोल्व करके 11 मिली एम्पियर्स। तो टोटल करंट पहले ही बोला है वो किस पे डिपेंड करता है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट पे डिपेंड करता है। तो जो बेस करंट है वो क्या आ जाएगा? आई ई माइनस आई सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 11 माइनस 10 दैट इज़ 1। सो दिस इज़ योर आंसर, 1 मिली एम्पियर, दैट इज़ ए। Next question, the wavelength of the particles having sorry for the disturbance. Sorry, thank you so much for today. Thank you.